वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड। हमें जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ ही गया। यूपीएससी जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसका हर बच्चा इंतज़ार करता है, जो इसकी तैयारी करता है, बहुत ही वंदनीय पेपर परीक्षा होती है। हर कोई बनना चाहता है। तो आज इसका पेपर हुआ है और इसी के क्वेश्चन से रिलेटेड ये आंसर से यहाँ ये सेट भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आंसर से स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, साइंस बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो डेली डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एक दिन ही सारे क्वेश्चंस नहीं करा पाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं होता। तो चलिए, अब रिसर्च फील्ड की हूँ तो रिसर्च से रिलेटेड तो आपके क्वेश्चंस आज हो ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपन थोड़ा सेटिंग कर लें ताकि आपको अच्छे से समझा पाएँ। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में विचार करना। जैसे यहाँ इंग्लिश वाला भी पोर्शन है और हिंदी का है, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में बताना है। जैसे कि हम कार्बन नैनो ट्यूब से मेरा जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो वहाँ यदि आप उनको देखे होते तो आपको इसका आंसर बहुत इजीली मिल जाता है। मेरे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए, जैसा पहला ही है, दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो हाँ, इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ड्रग्स और एंटीजेंस को हमें ह्यूमन बॉडी में ले जाने के लिए इसका एक कैरियर के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। They can be made into artificial blood capillaries for an injured part of the human body। ये भी आंसर्स बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में रिसर्च के थ्रू ये भी किया गया है कि जो आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज़ के रूप में भी जो है इसका हम उपयोग जो है कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इंजर्ड पार्ट है ह्यूमन बॉडी के, उनके लिए। फिर बायोकेमिकल सेंसर के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बायोकेमिकल सेंसर, एज अ बायोकेमिकल सेंसर भी हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बन नैनो ट्यूब आर बायोडिग्रेडेबल। ये भी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में एंजाइम खोजा गया, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, जो इसको बायोडिग्रेडेट कर सकता है, मतलब इसे ख़त्म भी कर सकता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही। तो देखिए, हमको एलिमिनेशन के मेथड से भी हम इसको सही कर सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट वाला आंसर तो हमको 100% ही पता है, तो फर्स्ट तो सभी में मीन्स कि आपका सेकेंड ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर सेकेंड देखिए, ये जो बायोकेमिकल सेंसर, ये तो मोस्ट ऑफ द पर्सन सबको पता होगा कि कार्बन नैनो ट्यूब का यूज़ बायोकेमिकल सेंसर के रूप में किया जा सकती है। आप डेली न्यूज़ भी सुनते हैं तो आप इसको ईज़िली जो है इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये देखिए, तो थर्ड ऑप्शन कहाँ कहाँ है, तो थर्ड आपका जिसमें तो फर्स्ट वाला, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब केवल दो ही ऑप्शन बचे। और आपका क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि यदि ऑल ऑफ द एबव दिए हो तो मैक्सिमम केसेस में ऑल ऑफ द एबव जो आंसर होता है वो राइट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप जैसे कि आपको थर्ड पता है, सेकंड नहीं भी पता था, तो आप थर्ड पता है तो वन तो पता है, थर्ड भी है, वन और थर्ड जिसमें है तो मतलब थर्ड सी और डी, इन दोनों में से एक हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल यदि आपको नहीं पता, ये पता तो आप फोर्थ लगा सकते थे ईजिली, ठीक है। और नहीं भी पता तो भी आप फोर्थ लगा सकते थे, क्योंकि ये ट्रिक भी होती है कि जब जो है हमें मैक्सिमम आंसर पता हो और यदि ऑल ऑफ द अबव आंसर दिया हो तो हमें हमेशा ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दीज में टिक करना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का एक मेथड होता है, ठीक है। फिर सेकेंड जैसे कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन अ क्रॉप फील्ड। देखिए, इसमें ड्रोन के बारे में पूछा जा रहा है। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द एबव एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरीड आउट बाय द यूजिंग ड्रोन। ड्रोन से क्या आती है, अभी एक रिसेंटली में एक गांव था, वहाँ के जो किसान हैं वो जो है अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पास डाटा भी रखा हुआ है ये आपको बताने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है तो
जस्ट मिनट में आपको बता देती हूँ। चलिए, तो इस पे जो है अभी तो हम इसी को कवर कर लेते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसीलिए तो ये ऑप्शन तो आपका 101% करेक्ट है। तो देखिए, ऑप्शन आपका सेकंड एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका तीनों में है, ठीक है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो, ये आपका जो इंडिया साइंस चैनल चल रहा है ना, अभी करेंट में इंडिया साइंस चैनल बना है, जिसमें साइंस से अपने इंडिया का ही है, गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है। उसमें साइंस से रिलेटेड सारी डिस्कशंस होती रहती है। आप खाना बनाते टाइम या कोई भी काम करते टाइम वो इंडिया साइंस चैनल देख सकते हो। बहुत ही यूज़फुल चैनल है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी करंट इन्फॉर्मेशंस और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो वहाँ भी वॉल्केनो मैंने खुद सुना है, वॉल्केनो के बारे में जब उसमें डिस्कशन हो रहा था, इंग्लिश और हिंदी बोथ है, ठीक है, जिसमें आप जो प्रेफर करना चाहें लैंग्वेज, तो उसमें ये एज़ इट इज़ बोला गया था, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मींस 1 एंड सेकंड जहाँ होगा, तो देखिए थर्ड में 1 और सेकंड, यदि आपको थर्ड पता भी नहीं है तो भी आप जो है थर्ड डी ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड। द एक्सपेरिमेंट विल इम्प्लॉय अ ट्रायल ऑफ द स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन formation of the shape of the equilateral triangle that has side on 1 million kilometer long with a laser shining between the craft. The experiment in ये लीशा पाथफाइंडर से रिलेटेड है। ये 2019 का करंट अफेयर है। जो आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हुई थी। तो ये जो है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा दोनों का जो है कंबाइंड मिशन है, तो उसी से रिलेटेड ये मिशन है, ठीक है। तो लीशा पाथफाइंडर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा करंट में भी था। तो ये पेपर का एनालिसिस यदि हम करें यूपीएससी 2020 का, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा करंट को टच किया गया और साइंस बैकग्राउंड को काफ़ी ज़्यादा टच किया गया है। बहुत टफ़ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यदि आपको बेसिक नॉलेज नहीं, जैसे मेरी एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो उस पर मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाती हूँ, मतलब सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये पेपर भी आपको ना उसी की तरफ आपको ले जाने, मतलब ये पेपर भी उसी तरीके को बताते हैं। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, यदि आपका फिर आपका करंट अफेयर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर्स देखिए सारे करंट से रिलेटेड ही टॉपिक है, लेकिन बहुत ही बेसिक पूछा गया। आपको ना सिर्फ उसके फैक्ट बस के बारे में नहीं पता होना चाहिए, आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब है, आप सब ने पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन देखिए इसका कितना बेसिक पूछा गया, और बेसिक वैसा बेसिक जो मतलब कि हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट, जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हाईली यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हम इसको बायोडिग्रेडेट कर पाएंगे, इसे नष्ट कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाएंगे तो ये भी पॉलीथीन की तरह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए सोसाइटी के इम्पैक्ट, जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ना पढ़ाई भी इसी वे पे करनी होती है। यूपीएससी बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होता है, हमको लगता है कि बहुत टफ होता है, लेकिन यदि हम एक बार इसकी स्ट्रेटेजी समझ जाते हैं ना, तो हम बहुत ईज़िली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर ही आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ना करंट अफेयर भी ना अपने माइंड में यूपीएससी के ट्रेंड को लेके पढ़ना होता है कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है। यूपीएससी बहुत ही सोसाइटी को लेके मतलब एग्ज़ाम होता है, सोसाइटी पे किस इस चीज़ का जो भी न्यू स्कीम आई है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, प्रेजेंट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सब कुछ सोच के जब आप पढ़ते हैं ना, खुद क्वेश्चन फॉर्मेटिंग करते हैं पढ़ते टाइम अपने माइंड में, तो आप खुद ही एक एग्ज़ामिनर बन जाते हैं, फिर आपके लिए एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता है। तो देखिए जिन बच्चों ने इसको इस तरीके से पढ़ा होगा उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। एक ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि एक बार आपने पढ़ लिया तो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो गए, आपको इनको लर्न नहीं करना पड़ेगा आप कभी भी। जैसे कि लीशा पाथफाइंडर, इसको जिसने भी एक बार करंट अफेयर में पढ़ा होगा अच्छे तरीके से बेसिक रूप में, तो उसका मतलब ये इसको इससे तो उसने इसी से टिक कर दिया होगा इसको कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक, छोटे छोटे से मतलब कि की पॉइंट्स होते हैं जो आपके माइंड
में सेट हो जाते हैं उस करंट अफेयर से रिलेटेड, उस टॉपिक से, और इसी तरीके से आपको चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो हमेशा के लिए चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो देखिए इसी से तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाता है। यहाँ देखिए मुझे ये हमने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से मैं आपके सारे आंसर करेक्ट करवा रही हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स एंड स्पर्म ऑफ प्रस्पेक्टिव पेरेंट्स। क्या बोल रहा है कि जो जेनेटिक चेंज है, आप जो फ्यूचर में जो पेरेंट्स होने वाले हैं, तो क्या उनके एग और स्पर्म में आप जेनेटिक चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। इसीलिए तो ये जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी थी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी थी, इसका तो इसीलिए उसके अगेंस्ट भी तो इतना ज़्यादा बोला गया ना, कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो माता पिता बहुत ही हाईली रिच होंगे, उनके पास पैसे होंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग बच्चों को मतलब कि बर्थ कर सकेंगे, उनको जैसे बच्चे चाहिए वैसे बच्चे को बर्थ दे सकेंगे, बॉर्न हो जाए ऐसे बच्चे बॉर्न, जिससे सोसाइटी में क्या हो जाएगा कि इम्बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास तो इतना पैसा और टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकता है ना। तो जो लोग हाईली रिच है, हाईली उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो वो लोग तो ईज़िली इस मेथड का यूज़ करके वैसे ही बच्चे का जन्म देंगे, जो बच्चे उनके बिजनेस को, उनके काम को आगे ले जाएंगे, बहुत हाईली रिच होंगे। तो कितना ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में। तो ये हम कैसे पॉसिबल है? जब हम उसमें एडिटिंग कर सकें तभी तो पॉसिबल है ना। बच्चे के जन्म के बाद तो एडिटिंग होगी नहीं। तो ये देखिए, यदि आपने इसको कैसे, जब आपने ये जीन एडिटिंग वाला पढ़ा होगा, तो यदि आपने उसको इस वे में पढ़ा, क्योंकि जब कोई भी करंट अफेयर, चाहे आप इनसाइट का ले लीजिए या विजन का ले लीजिए, किसी का भी एक मैगज़ीन आप चूज़ कर लीजिए, आपको ना डाइवर्ट होने से ही आपका सब कुछ लॉस होता है। एक मैगज़ीन ले लीजिए, इनसाइट वैसे सबसे अच्छी है, विजन भी अच्छी है, तो इनमें जो है ना कोई भी करंट अफेयर होता है तो उसका फिर लास्ट में क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, क्या उसका इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, सब कुछ डिस्कशन होता है। और न्यूज़ तो आप डेली सुनते हैं, तो उसमें इस चीज़ के बारे में काफ़ी न्यूज़ मतलब डिस्कस हुआ था, सारी चीज़ों को डिस्कस हुआ रहता है। तो आपको इजीली ये आंसर आपकी ये तो 100% करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। फिर देखिए, अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। हाँ, ये कर सकते हैं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही तो हम उसको जो एडिट करेंगे ना, तभी तो वो जो है वो चाइल्ड जो है वो उस तरीके का बच्चा बनेगा ना। लेकिन हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि यदि हम उसको एडिट करते हैं तो मे बी फ्यूचर जो बेबी बॉर्न हो रहा है, तो एडिट करते टाइम यदि कोई भी मिस्टेक होने पाई तो बहुत ही मतलब कि लॉस भी हो सकता है। कोई जो ही नहीं कि हर चीज़ का प्रॉफिट ही होता हो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर जो है सही होगा। फिर ह्यूमन इंड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इन द एम्ब्रायो ऑफ पिग। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि वैसे तो हम मोस्टली, जैसे मैंने सारे आंसर्स जो है रिसर्च पेपर, ये देखिए मैंने सारे आंसर्स यहाँ से रखे हुए हैं, इन सब रिलेटेड आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, पर रिसर्च पेपर से ही मैंने सारे आंसर्स लिए। और रिसर्च पेपर पहला तो एनसीईआरटी जो होता है तो उसको वैलिड माना जाता है। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना रिसर्च पेपर सेकेंड सोर्स होते हैं जो वैलिड माने जाते हैं, ठीक है। तो रिसर्च पेपर्स के थ्रू ही तो हम रोडेंट का यूज़, रोडेंट मतलब जो रैट होते हैं ना, उनका यूज़ हम करते हैं जो एनिमल्स है टेस्टिंग करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। लेकिन जो रोडेंट भी होते हैं उनसे ज़्यादा सिमिलर पिग होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। तो हम पिग का यूज़ इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे ह्यूमंस के क्लोज होती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ज़्यादा क्लोज होती है, रोडेंट से भी ज़्यादा। रोडेंट्स के बहुत से फीचर्स होते हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने पिग में किया हुआ है, अभी करेंट में ही है, तो ये भी आपका आंसर सही है। तो आपकी ये तीनों ही आंसर इसमें सही हैं, ठीक है। फिर देखिए आपका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ न्यूमोनिकल कंजुगेटेड वैक्सीन। देखिए अभी करंट का ही ये न्यूमोनिया जो है बहुत ही ज़्यादा डेथ रेट, इसकी वजह से चाइल्ड डेथ रेट बढ़ जाता है इंडिया में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये डिसीज़ होती है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और मोर्टिलिटी और इनका चाइल्ड जो है डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है इसकी वजह से। तो ये जो
न्यूमोकोकल कंजुगेटेड जो वैक्सीन है, तो इसका तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन है, आपको बोला ना एलिमिनेशन मेथड तो सबसे अच्छा मेथड होता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने। आपसे नहीं भी आ रहा है तो भी आप जो है कर सकते। देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफ़ेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई वैक्सीन जो है वो कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना दे, और कोई भी, ये तो एकदम आपका मतलब कि ना सोचने वाली बात हो जाती है कि कोई वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट नहीं दे, तो पॉसिबल ही नहीं, कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट वो करेगी। आप बाहर से कोई चीज़ अपनी बॉडी में ले रहे हैं और वो कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो खाना नहीं है, खाना भी साइड इफ़ेक्ट कर देता है यदि आप ज़्यादा खा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, दाने हो जाते हैं, इरिटेशंस होती है, इचिंग होती है। तो एलर्जिक रिएक्शन तो होती होती है, 101% को हर वैक्सीन्स का साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन तो 101% जो है वो इनकरेक्ट है। तो आप तो ये दोनों ऑप्शन तो आप 101% जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस, उसमें देखिए आपका फर्स्ट वाले का आंसर यदि आपको नहीं भी पता तो भी आप जान गए कि 101% फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। अब सेकेंड, यही वाला जो है आपके लिए मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। अब जो है सेकेंड, अब आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट सेकेंड, वैसे इसका आंसर सही है। अब देखिए मैं आपको दूसरा भी एक ट्रिक बता रही हूँ कि जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते टाइम यदि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं, पहले तो आप सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए, ठीक है। यदि आपको थोड़ा भी आंसर्स का इंफॉर्मेशन से, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन से, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट करने के बाद यदि आपका ए और बी में से कोई ऑप्शन चूज़ करने को आ रहा है, मतलब 2 ही ऑप्शन जैसे इसमें बचे, तो हमेशा आपका ना बी ऑप्शन करेक्ट होता है, बी करेक्ट होता है। ए बहुत ही रेयर होता है, ये रिसर्च हो चुकी है कि ए ऑप्शन जल्दी करेक्ट नहीं होता है, वो बी ऑप्शन ही करेक्ट होता है, ठीक है। और बी और सी में से कोई एक होता है, यहाँ देखिए आपका सी भी कैंसिल हो गया, तो फिर आपका बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा जो है, यदि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पता है, तो फिर आपको जो यदि ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ, तो इन दोनों को ही हमेशा आपको टिक करना है, या तो ऑल ऑफ द अबव टिक करिए या तो नन ऑफ दीज, मतलब कि पूरे जितने हैं वो सभी करेक्ट होंगे। जैसे देखिए यहाँ मैं सभी अभी की हूँ, तो देखिए कितने सारे आपके सही भी हो चुके हैं। तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आपके लिए आई थिंक इतना वो ये साइंस से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इस पार्ट को टच कर लिया। ज़्यादा तो टाइम भी नहीं मेरे पास, तो देखती हूँ जैसे टाइम निकलेगा तो मैं आपके आगे के भी पेपर्स को टच करूँगी और आपके सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगी। वैसे भी बहुत सारी आंसर्स की पड़ गई होंगी ऑलरेडी, तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।